Hey everyone, I'm Varnika Kaushik and welcome to the fourth lecture of Optics series. In the previous three lectures, we studied reflection of light. Today we will move on to refraction. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या देखा कि एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? जो ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है ये कैसा है? ओपेक है और स्मूथ है। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आई, चूंकि ये ओपेक सरफेस है तो जिस एंगल से वो आती है ये हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ ये जो भी एंगल बनाती है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी एंगल के साथ ही क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो था आपका, ये था एंगल ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि आपके पास कोई भी एक सरफेस है जो कि स्मूथ है और ओपेक है, इंसिडेंट लाइट आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मोस्टली मिरर्स में ऐसा होता है क्योंकि मिरर स्मूथ भी है और ओपेक भी है। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली लाइट का बेंड होना जब भी वो ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है जिसकी वजह से लाइट बेंड हो जाती है। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डे टू डे लाइफ में हम क्या देखते हैं इससे रिलेटेड? कि हमारे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, हमने इसमें पेंसिल डाली, पेंसिल सीधी दिखनी चाहिए लेकिन वो थोड़ी बेंट होती हुई दिखाई देती है, ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है। दिख रही है ना? ऊपर की तरफ उठी हुई, थोड़ी बेंट होती हुई दिखाई दी। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्लास में पानी है और नीचे हमने एक कॉइन डाला हुआ है तो वो कॉइन भी हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। तो देखिए ये एक ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम है एयर जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ हमारे पास दूसरा मीडियम है ग्लास जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो ट्रेवल कर रही है तो फिर उसने क्या किया? अपने आप को बेंट कर दिया। अगर वो सीधे जा रही होती तो वो इस तरीके से जा रही होती, लेकिन वो थोड़ी बेंट हो गई। बेंट किधर की तरफ हुई? नॉर्मल की तरफ बेंट हुई, ठीक है। तो इसी को हमने क्या कहा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा। हमारे पास दो मीडियम है एयर और ग्लास। तो अब मान लीजिए कि आपका जो मीडियम वन है, यहाँ पे गिवन है जैसे कि मीडियम वन एयर है और मीडियम टू ग्लास है, ठीक है। अब ये जो एयर है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये जो ग्लास है इसे हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझिए कि एयर जो है वो एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये जो लाइट है डेंसर मीडियम पे आने पर जो लाइट होगी वो क्या होगी? इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है नॉर्मल की तरफ आ गई है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई है। इसी का ऑपोजिट अगर हम केस लेते हैं कि एक हमारे पास ग्लास है मीडियम वन और एयर है मीडियम टू, और अब ग्लास से एयर में आ रही है लाइट, तो ग्लास क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। एयर क्या है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो इस केस में क्या होगी? लाइट गोज अवे, लाइट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस केस में क्या होगी? लाइट नॉर्मल से भी दूर की तरफ चली जाएगी, बेंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऑप्टिकली रेयर मीडियम हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अभी के लिए हमें यही जानना है कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये आपके रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल से ये जो एंगल बना रही है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट
और ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये ग्लास है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ग्लास कैसा है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एयर? डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एयर क्या है ग्लास के रिस्पेक्ट में? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ठीक है, और जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए दो ही लॉ हैं, सिंपल से लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये हमने ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा था, सेम है। वहाँ पे क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। यहाँ पे बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या आ गया? रिफ्रैक्टेड रे आ गया। और फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, यानी कि किसी भी वेवलेंथ के लिए, लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो किसी भी वेवलेंथ के लिए साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लो। इसी को हम स्नेल लो कहते हैं। अब ये जो 1 म्यू 2 है, 1 म्यू 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये जो 1 म्यू 2 है ये क्या है? 1 म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अगर मैं बात करूं म्यू 2 की और म्यू 1 की, तो म्यू 2 क्या है? म्यू 2 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। और म्यू 1 क्या है? म्यू 1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर मैं ये कहूँ कि जो लाइट है यानी कि इंसिडेंट लाइट है वो किसी एंगल से आ रही है जो कि नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यानी कि इसमें जो एंगल आई है उसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो। ऐसा केस हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी लिया था कि जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है लेकिन नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यानी कि आई की वैल्यू ज़ीरो है। नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है वो ज़ीरो है। तो इस केस में क्या होगा? अगर मैं ये जो आई की वैल्यू है ज़ीरो वो यहाँ पे पुट करती हूँ, तो साइन ज़ीरो साइन आर इज इक्वल्स टू 1 म्यू 2। साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, तो ये हो गया ज़ीरो। अगर मैं 1 म्यू 2 को यहाँ पे ले लूँ और साइन आर इधर आ जाए तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो, और यहाँ से आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यानी कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? ज़ीरो होगा फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हमने दो लॉ पढ़ लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा स्नेल्स लॉ है, साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 म्यू 2। ये म्यू क्या है? 1 म्यू 2 क्या है? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और म्यू 1 क्या है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले क्वेश्चन है, व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपन? रिफ्रैक्शन होता क्यों है? कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का? सो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो जब लाइट एंटर करती है डिफरेंट मीडियम में तो क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होती है? उसकी स्पीड चेंज होती है, क्योंकि स्पीड चेंज होती है इसलिए वेवलेंथ भी चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है ना, जब एक लाइट, इंसिडेंट लाइट किसी इंटरफेस पे आ रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। या तो वो नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है, पर क्या चीज़ है जो चेंज नहीं होती? वो है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी। तो ध्यान क्या रखना है स्पेशली कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज होएगी, वेवलेंथ चेंज होएगी, इंटेंसिटी चेंज होएगी, डायरेक्शन भी चेंज होएगी,
पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होता है? लाइट ऑफ स्पीड डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। स्पीड का लाइट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस हाउ मच अ मीडियम स्लोज डाउन द लाइट कंपेयर टू वैक्यूम। अब एक केस ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये हमने नॉर्मल ले लिया। अब ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, सपोज इसकी जो स्पीड है वो v1 है। ये आपका मीडियम 1 हो गया, ये आपका मीडियम 2 हो गया। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रही हूँ उसका, तो क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू 1, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू 2। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रही हूँ, जिसमें कि फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, सेकेंड वाले का है म्यू 2। अब जो इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 1 म्यू 2। इसे हम कैसे बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि हम 2 का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसको हम लिखते कैसे? म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू मतलब कि म्यू 1 म्यू 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू 1, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है यहाँ पे? v1/v2। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब भी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा? v1/v2 भी आएगा। ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो हमारा मीडियम 1 है वो क्या है? वैक्यूम है। मीडियम 1 इज वैक्यूम। तो वैक्यूम में v1 की जो वैल्यू होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट होगी, वो किसके इक्वल होगी? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेकंड मीडियम हमने मान लिया कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम जो ट्रांसपेरेंट है, उसकी हमने क्या मान ली? स्पीड v2। और इसे हमने कह दिया कि v है। ठीक है। अब ये 1 म्यू 2 यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। तो v1 की वैल्यू क्या है? c, और v2 की वैल्यू क्या है? v। तो इसे मैं लिख सकती हूँ म्यू इज इक्वल्स टू c/v। और यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल सकती हूँ। v क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? c/म्यू। अब यहाँ से मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन आ गई। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन आ गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन मुझे मिल गई। अब इस फॉर्मूले से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो सेकेंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इन्होंने कहा है कि इफ लाइट ट्रेवल स्लोअर इन मीडियम, जैसे कि हमने कहा कि सेकंड वाला जो केस होगा, मतलब सेकंड वाला केस, सेकंड वाले मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर वो ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। तो इन्होंने कहा है कि इफ लाइट ट्रेवल स्लोअर इन मीडियम, तो मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। अब ये ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो एक हमारे पास क्या होता है? दो तरीके से होते हैं। एक तो हो गया सिंपल ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, और एक हो गया हमारे पास मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी सिंपल फिजिकल डेंसिटी जो हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हम यहाँ पे इस वाले मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ये ऑप्टिकल डेंसिटी हमें बताता है कि जिस भी मीडियम में लाइट जा रही है
उस मीडियम में लाइट के जाने की वजह से लाइट कितनी स्लो हो गई है, मतलब लाइट की स्पीड कितनी स्लो हो गई है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वही चीज क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उस मीडियम की, ठीक है। तो अगर लाइट ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में कम स्पीड में एज कंपेयर टू वैक्यूम, तो लाइट क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। और अगर लाइट ट्रेवल कर रही है फास्ट किसी भी मीडियम में, तो मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयरर है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एंड नॉट ऑन हाउ हैवी और डेंस इज द मटेरियल फील्ड। ऑप्टिकल डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ना कि वो मटेरियल कितना डेंस फील हो रहा है या हैवी है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर होता है वो कुछ ऑयल से ज़्यादा फिजिकली डेंसर होता है। तभी हम कहते हैं अगर पेट्रोल पंप में आग लग गई है तो पानी डाल के नहीं बुझाएंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर नीचे रह जाएगा और तेल ऊपर फ्लोट करेगा। बट इफ ऑयल हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वाटर, किसी भी ऑयल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई भी मीडियम है, सी, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी इन कंपेयर टू वैक्यूम, तो जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। और अगर V की वैल्यू क्या होगी, कम, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वैक्यूम, तो जो हमारा मीडियम होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर होगा। तो अभी हमारे पास एक चीज़ आती है, टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल, तो टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है, ये पाइन ट्रीज से मिलता है। ये एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है पेंट में, पेंट को थिन बनाने के लिए। और हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये ज़्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, ठीक है। तो इट इज़ कंसीडर्ड एज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो अगर ये डेंसर देन वाटर है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरा एक मीडियम है वाटर, सपोज मीडियम वन इज वाटर, और मीडियम टू जो है वो क्या है, टर्पेंटाइन ऑयल है। और अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे आती है, दिस इज नॉर्मल, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, तो वाटर कैसा है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू टर्पेंटाइन ऑयल, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है जो कि ऑप्टिकली रेयर था, अब वो ऑप्टिकली डेंसर में जा रही है, तो डेंसर में जाएगी तो वो नॉट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। और अगर मेरे पास केस इससे अलग होता, यानी कि मैं किसी ऐसे मीडियम में जा रही हूँ जो पहले ऑप्टिकली डेंसर था अब ऑप्टिकली रेयरर है, तो इस केस में जो इंसिडेंट रे आएगी वो नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे द नॉर्मल, क्योंकि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में आती है। तो भी आपके पास एक क्वेश्चन है, if a ray of light travel from water to turpentine oil, how will it bend? वो कैसे bend होगी? So this question is for you. आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।